ये हरियाणा में सरकार बनाने का भी चुनाव है, बदलाव का चुनाव। और आज हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में बलदेव भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। तो सरकार अल्पमत में आ गई, सरकार के पांव लकड़ा गए हैं। आज 43 विधायक हैं, लेकिन बहुत से विधायक हमारे से और भी संपर्क में हैं जी। तो ऐसा लगता है कि शायद लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार ज़्यादा चल नहीं पाएगी हरियाणा की। तो अब वो पर्सनली अटैक तो उसी पे किया जाएगा जो अपना विपक्ष में तो मजबूती से लोग की आवाज़ की लड़ाई लड़ रहा हो। दिनों किसान आंदोलन हुआ, बाद में कई सारे मुद्दे हुए, लेकिन वो थोप देते हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी करवा रही है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा करवा रहे हैं। अब वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं 5 साल लोगों में नहीं जा पाया, आगे जाऊंगा। तो ये 5 साल ना गए ना काम किया, अब आगे 5 साल लोगों ने हमारा भी देखा था। बाकी सारे मुद्दे तो ठीक है, खर्ची पर्ची का मुद्दा बीजेपी बहुत उठा रही है। देखिए, बीजेपी ये मुद्दा भी फेल हो चुका। पहले तो आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो थोड़ा सा वायरल है जी, थोड़ा तो कल शाम से थोड़ा वायरल ज़्यादा है। जी जी, हाँ जी। लेकिन आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो शायद ये गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कई तरह की बातें हैं। खैर एमपी साहब, पहला सवाल यही है कि 2019 में रोहतक लोकसभा से आपने चुनाव लड़ा था, 7,500 के करीब की जो हार हुई थी, इस बार क्या नया है? मुझे विश्वास है इस बार रिकॉर्ड बहुमत से रोहतक से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। हर वर्ग का, छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं और केवल रोहतक की नहीं, 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। एमपी साहब, आप अपने भाषणों में और आपके स्टेज से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से हम चंडीगढ़ आएंगे, तो क्या आप विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं? जो मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है, हालांकि सपोर्टर्स कहते हैं इस तरह की बातें। ये हरियाणा में सरकार बनाने का भी चुनाव है, बदलाव का चुनाव। और आज हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में बलदेव भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है जी। और ये क्योंकि हरियाणा की परिस्थिति इस तरह की है कि हरियाणा के चुनाव मात्र 3 महीने बाद होते हैं विधानसभा लोकसभा के, और अब तो सरकार अल्पमत में आ गई, सरकार के पांव लकड़ा गए हैं। आज 43 विधायक हैं, लेकिन बहुत से विधायक हमारे से और भी संपर्क में हैं जी। तो ऐसा लगता है कि शायद लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार ज़्यादा चल नहीं पाएगी हरियाणा की। तो इसके बाद जो नतीजा लोकसभा में होगा वो सीधा प्रभाव हरियाणा की विधानसभा और अगली सरकार पर भी डालने का काम करेगा। ये एक बड़ा मुद्दा है जी। और ये जो नारा है वाया दिल्ली चंडीगढ़, ये पहली बार नारा नहीं आया है। 2004 में जब हुड्डा साहब ने चुनाव लड़ा था तब भी ये नारा दिया गया था जी। क्योंकि तब भी ये था कि अगर लोकसभा जीतते हैं तो हरियाणा में बदलाव होगा, तो कांग्रेस सरकार बनेगी, और वही हुआ उस समय। तो एमपी साहब, आप विधानसभा चुनाव की कोई तैयारी है? कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी विधानसभा चुनाव, तो सभी तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी विधानसभा चुनाव। अच्छा एमपी साहब, हम ग्राउंड में भी जा रहे हैं, जैसे आप विजिट करें, हम भी विजिट कर रहे हैं, बाकी सारे मुद्दे तो ठीक है, खर्ची पर्ची का मुद्दा बीजेपी बहुत उठा रही है। देखिए, बीजेपी ये मुद्दा भी फेल हो चुका। बीजेपी की सरकार में इन्होंने ना नौकरी देने का काम किया, नहीं सरकारी पद समाप्त कर दिए, सीईटी में बच्चों को उलझा दिए। 5 साल तक किसी को कोई नौकरी मिली नहीं और लोगों को पलायन, बच्चों को आज विदेशों की तरफ पलायन करने पे मजबूर कर दिया सरकार ने। आज हरियाणा के अंदर नशा बढ़ गया, आज हरियाणा के अंदर अपराध दर बढ़ गया, डिप्रेशन में आ गए बच्चे। अनएम्प्लॉयमेंट देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर, बेरोजगारी, जो बड़े पदों की नौकरी लगी उसमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चे लग गए। ये पहले कभी नहीं हुआ था। ये कौन सी पर्ची कहाँ से किस कार्यालय से आती है कि हरियाणा में एसडीओ लगे, उसमें से अपना जो है 80 में से 78 बाहर के लग जाए, 99 में से 77 बाहर के लग जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन में 153 में से 106 बाहर के लग जाए। और आप ये देखिए कि जहाँ तक इंटरव्यू सिस्टम की बात है, हमारे समय इंटरव्यू सिस्टम हमने ख़त्म किया था जी। हमारे समय आपने देखा होगा जो अंत में जो आखिरी, क्योंकि उससे पहले तो इंटरव्यू डायरेक्ट ही था, जब उसके बाद हमारे समय में हम रिफॉर्म लेके आए इंटरव्यू सिस्टम। लगभग हमने जेबीटी का, आप देखिए हमारे समय जेबीटी की भर्ती हुई, आप हमारे गेस्ट टीचर की भर्ती देखिए। गेस्ट टीचर में तो हर गांव के अंदर मेरिट लग के गेस्ट टीचर पूरे देश प्रदेश के हर गांव का उसमें लगा। और आप जेबीटी का देखिए, जेबीटी की जो भर्ती हुई थी उसमें बिना इंटरव्यू के हुआ। तो हमारे समय इंटरव्यू सिस्टम पे अंकुश लगाया गया था और अब ये हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में पूर्णतः पारदर्शी और समयबद्ध
पारदर्शी और समयबद्ध रूप से ये 2 लाख नौकरियों पे हरियाणा के नौजवानों को अवसर दिया जाएगा। एमपी साहब 10 में से कितनी सीटें आप माने हरियाणा की बात करें, 10 में से कितनी लोकसभा सीटें हैं? मैं समझता हूँ हरियाणा में 10 की 10 कांग्रेस गठबंधन आज जीत की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन अभी मोदी साहब की रैली भी, अमित शाह भी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कुछ बदलाव होगा? देखिए, आज हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है, तो बाकी सभी नेता अपने अपना प्रचार करेंगे, मगर जो है हरियाणा के लोगों ने मन बना चुके। अच्छा एमपी साहब, 4 विधानसभाएं हैं जिसमें पिछली बार कांग्रेस से आप हारे थे, कलानौर, बहादुरगढ़, रोहतक और कोसली। इस बार क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि वहाँ से भी लीड ली जा सके? देखिए, मैं जो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ पूरे क्षेत्र में, वो केवल जीत नहीं, जीत के प्रति तो आपको पता है कि बड़ी जीत की तरफ हम बढ़ चुके हैं, लेकिन 9 की 9 सीटों में, 9 की 9 विधानसभाओं में हम जीते, क्योंकि मेरे लिए 9 की 9 विधानसभाएं ही मेरे लिए बहुत ही प्यारी हैं। ये मेरे कर्म भूमि है 9 की 9 विधानसभा। मेरा हर विधानसभा से मेरे को एक भावनात्मक लगाव है, और मैंने हर विधानसभा के लिए अपनी जान से हमेशा प्रयास किया, और मैं चाहता हूँ 9 की 9 विधानसभा में हमारी जीत हो, और मुझे विश्वास है 9 की 9 में जीतेंगे। मैं जातीय चुनाव की बात करा था। ये बीजेपी का एजेंडा हो सकता है, ये ना तो हमारा एजेंडा है ना जनता का एजेंडा। लेकिन कोई भी विरोध करता है, कोई भी किसान विरोध करते हैं, उनके अपने कारण है, क्योंकि पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ, बाद में कई सारे मुद्दे हुए, लेकिन वो थोप देते हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी करवा रही है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा करवा रहे हैं। देखिए, ये हम शुरू से आपने देखा, लगातार मैंने हर बार यही लोगों से अपील की, आग्रह किया कि कोई भी किसी प्रकार के इस तरह के विरोध के मैं पक्ष में नहीं हूँ। मैं स्वयं ये लोगों से अपील करता हूँ कि अपना उनका गुस्सा, नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि बीजेपी ने हर वर्ग को इतना अपमानित करने का काम किया है कि उनमें एक रोष और नाराज़गी की भावना जायज़ है, लेकिन उस रोष का प्रकट करने का तरीका, सही तरीका मतदान है। मतदान के दिन वोट की चोट से अपना रोष प्रकट करें लोग, ये हमारा लोगों से ये अपील है। और किसी गांव में आने से बीजेपी या जेजेपी के किसी नेता को ना रोकें। विधानसभा और लोकसभा में जाने से बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को रोका जाए। एमपी साहब, जब आप पर पर्सनल अटैक होता है, कई बार कहते हैं कि कांग्रेस को सिर्फ बाबू बेटे की पार्टी बना दिया गया, तो पर्सनल अटैक होता है, तो ये कैसा लगता है आपको? देखिए, ये तो अब वो पर्सनली अटैक तो उसी पे किया जाएगा जो अपना विपक्ष में जो मजबूती से लोग की आवाज़ की लड़ाई लड़ रहा हो, वो कोई आप और किस पे करेंगे वो। तो मैं इसको इस रूप में मैं देखता हूँ। देखिए, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थे जो हमारे समय मंजूरशुदा थे, जो कैंसिल कर दिए गए। अब जैसे महम का एयरपोर्ट ही था, मंजूरशुदा प्रोजेक्ट था, लेकिन अब वो चला गया, स्थानांतरण होकर नोएडा चला गया। अब उसकी जो मैं समझता हूँ कितना बड़ा नुकसान हुआ, भरपाई कभी भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह, और किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई जो स्थानांतरण हो रहा था। इसी तरीके से एम्स का जो अस्पताल था बाड़सा में, वहाँ पे 11 संस्थान आनी थी। एक संस्था जिसका काम शुरू हुआ था नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, उसके बाद 10 संस्था आज तक उनका पता नहीं चला कहाँ गई। इसी तरीके से रेलवे कोच फैक्ट्री हमारी गोहाना में आनी थी, जो पूरे इलाके के लिए लाभदायक रहती, केवल एक, तो वो भी वाराणसी चली गई जब ये सरकार बदली। ये मंजूरशुदा प्रोजेक्ट्स थे बहुत से ऐसे। इसी तरीके से जो एक इन प्रिंसिपल टाइप के थे उस समय, जो जिनका बजट एलोकेशन नहीं हुआ था, उनमें मेट्रो एक्सटेंशन थी। उसका आपने देखा कि वो मेट्रो एक्सटेंशन जो है, RRTS कॉरिडोर, अल्टीमेटली ये पूरा, जैसे अब इन 10 सालों में दिल्ली से मेरठ तक RRTS बन गया, नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गया मेट्रो, लेकिन हरियाणा में 1 इंच भी मेट्रो आगे खट्टर सरकार ने बढ़ाई। 1 किलोमीटर क्या छोड़ो, आप एक खंबा भी मेट्रो का आगे मंजूर नहीं कराया, जबकि हमने अपने समय में 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर विस्तार किया था। तो इन 5 साल क्या किया? अब वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं 5 साल लोगों में नहीं जा पाया, आगे जाऊंगा। तो ये 5 साल ना गए ना काम किया। अब आगे 5 साल लोगों ने हमारा भी देखा था। मैं तो एक दिन भी घर नहीं रुका, हर रोज लोगों के बीच में था, लोगों के काम कराए, विकास से काम कराए, तो इसी आधार पर लोग तोले। एमपी साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।